Welcome to United We Stand. And Manchester United is currently become a laughing stock in front of everybody. हम लोगों का वही पुरानी आदत, वही सेम मिस्टेक्स एंड वही सेम कहानी जो पिछले 10 साल से रिपीट होता आ रहा है, वो फिर से रिपीट होना चालू हो गया। आप अगर देख लो तो सबसे पहले डेविड मॉयस था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका जितना भी उसको साइनिंग चाहिए था, कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद आया आपका लुई वैन हल, उसके साथ भी ये लोगों ने सेम चीज़ किया। उसके बाद आया आपका जोसे मोरिन्यो। वो जब सेकंड में हम लोग फिनिश करे थे अंडर जोसे मोरिन्यो, उसके बाद भी उसको जितना भी रिक्वायरमेंट था, जितना भी प्लेयर जोसे मोरिन्यो ने मांगा था, कुछ भी नहीं मिला उनको। और क्या हुआ उसके बाद, उसको सैक कर दिया। तो उसके बाद आया आपका ओले गुनार सोल्स्कर, उसके साथ भी सेम चीज़ हुआ। अभी ये सेम चीज़ फिर से हो रहा है एरिक टेन हाग के साथ, जो कि ये बंदा डिजर्व ही नहीं करता। देखिए, एरिक टेन हाग जब इस क्लब में आया था तो एरिक टेन हाग क्लियरली स्टेटेड हिज कंडीशंस कि मुझे ये सब चीज़ चाहिए तो ही मैं ये क्लब को मैनेज करूँगा। तो आप जैसे जानते हैं ब्लेजर्स को और हम लोग के बोर्ड को, तो ये लोग क्या होता है, ये लोग तो हाँ में हाँ मिला ही देते हैं। तो ये लोग तो एरिक टेन हाग को लेके आए, पहला वाला ट्रांसफर मार्केट में थोड़ा बहुत हो गया प्लेयर साइनिंग्स, लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखना होगा, वो वाला ट्रांसफर विंडो में भी एरिक टेन हाग को जो जो प्लेयर चाहिए था वो उनको नहीं मिला। हालांकि वो प्लेयर अच्छे चल गए, कुछ कुछ प्लेयर, लेकिन मत भूलिए कि एरिक टेन हाग को चाहिए था जुलियन टिम्बर, लेकिन एरिक टेन हाग को मिला लिसांद्रो मार्टिनेज। एरिक टेन हाग को चाहिए था फ्रैंकी डिजॉन, लेकिन एरिक टेन हाग को मिला कैसिमिरो। तो ऐसे करके एरिक टेन हाग का जितना भी फर्स्ट टारगेट था वो नहीं मिला था पिछले वाला विंडो में भी। ये वाला विंडो में भी क्या हो रहा है, ये वाला विंडो में भी सेम चीज हो रहा है। मतलब मुझे मालूम नहीं कि कोई भी क्लब इतना कैसे इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। मतलब हम सब लोग जब फीफा खेलते हैं कैरियर मोड में, तो वहां पर भी जब हम लोग प्लेयर सेल करते हैं या बाई करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग इन लोगों से ज्यादा बहुत बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। स्मार्ट भी आप छोड़ दो, वो तो नॉर्मल है ना। मतलब आप मान लो एक फीफा खेल रहे हो कैरियर मोड में मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, और वहां पे कोई क्लब आपको बीट करता है जिदान इकबाल के लिए 1 मिलियन, आपके एग्री कर लोगे? अरे भाई लोन पे भेजो उसको, थोड़ा तो प्राइस बढ़ा लो। मतलब पिछले विंडो में आप जेम्स गार्नर के साथ ऐसा किए, अभी जिदान इकबाल के साथ, मतलब 1 मिलियन में कैसे आप उसको हाँ बोल रहे हो? मतलब वो 1 मिलियन से आपका ट्रांसफर बजट भी तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना ट्रांसफर बजट में, वो तो सेम ही रहेगा। सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफर बजट है 100 120 मिलियन के आसपास, कुछ ऐसा होगा। और बाकी जो फंड्स है वो सेल करके जनरेट करना होगा। तो क्या आप जिदान इकबाल को बेच रहे हो 1 मिलियन में, या फिर 850 के, ऐसा भी कहीं कहीं न्यूज आया है। तो फ्रेड के लिए आप मांग रहे हो 20 मिलियन, जो कि मुझे नहीं लगता मिलेगा। मतलब क्योंकि फ्रेड अबव 30 हो चुका है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से फुलम 15 से ज्यादा तो नहीं देगा। तो ये हुआ फ्रेड और जिदान इकबाल। और इसको छोड़ के और क्या लिंक आ रहा है, एरिक बायली को आप 2 मिलियन में बेच रहे हो, वो भी कम है। मतलब एरिक बायली के लिए मिनिमम 5 या 6 मिलियन के आसपास कुछ मिलना चाहिए था। तो जब प्लेयर को बेचने की बारी आता है तब आप लोग नेगोशिएशन नहीं कर पाते, जब प्लेयर खरीदने की बात आता है तब भी आप लोग नेगोशिएशन नहीं कर पाते। और सबसे खराब बात अगर आप नोटिस कर पाए तो वो है कि ये जो डेविड डिगिया का सिचुएशन चल रहा है ना, कि पहले 7 महीने या 6 पहले जो पहला न्यूज आया था उसमें बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो चुका है डेविड डिगिया के साथ। उसका जो नया वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सैलरी बहुत ही कम होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट का सागा चल रहा है बहुत दिनों से। अभी जब विंडो ओपन हो चुका, इस टाइम में आके इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक स्ट्राइकर को लाना, उसमें हैरी केन
वो तो आ नहीं रहा, वो स्पर्स में ही रुकेगा। विक्टर ओसिमेन वो भी नहीं आ रहा है, वो भी नेपोली में रुकेगा। तो इन लोगों को लगा कि अरे अब स्ट्राइकर जो पोजीशन है वहां पे 100 150 या 100 मिलियन खर्चा करने की तो जगह नहीं है, तो हम लोग स्ट्राइकर 40-50 के आसपास लेके आएंगे। डिगिया को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते और उसके जगह पे एक नया गोलकीपर लेके आते हैं जो कि 60-70 के आसपास आएगा। तो आप लोग एक बात सोचिए कि irrespective of the performances of David De Gea in recent times, he is a club legend. You cannot deny this fact कि डेविड डिगिया क्लब लेजेंड है। डेविड डिगिया प्रीमियर लीग टाइटल भी जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। एक टाइम पे अगर डेविड डिगिया नहीं होता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद रेलीगेट भी कर जाता। इतना भी बुरे दिन आए थे हम लोग का, मतलब बुरे दिन तो चल रहा है 10 साल से, फिर भी क्या है कि डिगिया जैसा एक प्लेयर को आप सही तरह से बोल भी नहीं रहे हो कि नहीं देखो भाई, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, तो अभी तुम जाओ। और ये चीज बोलने का एक तरीका भी तो होता है ना, यू हैव टू शो सम रेस्पेक्ट। लेकिन नहीं, पहले न्यूज आ रहा था कि डेविड डिगिया सोच रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद न्यूज आता है कि टेन हैग सोच रहा है कि वो डेविड डिगिया के साथ कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये लोग एक नया डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, अभी डेविड डिगा को निकाल देते हैं, उसके जगह पे एक नया गोलकीपर लेके आते हैं। और क्योंकि स्ट्राइकर का जो पोजीशन है वहां पे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है ये लोग अभी ट्रांसफर विंडो जब ओपन हो गया उसके बाद ले रहे हैं बहुत। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मतलब आप ट्रांसफर विंडो में आपका क्या क्या प्लान है ये ट्रांसफर विंडो ओपन होने के बाद आप लोग डिसाइड कर रहे हो, और उस समय पे आप जिसको जिसको सेल करना चाहिए उसको भी सेल नहीं कर पाए, और ऐसे बेफालतू के डील में आप लोग फंसे हुए हो। ये जो चीज चलते आ रहा है पिछले 10 साल से, इसका मतलब ये खत्म ही नहीं होना है। ये लोग इतने इनकॉम्पिटेंट है, मतलब ये लोग को ना ढंग से प्लेयर बेचना आता है और ना प्लेयर खरीदना आता है। जॉन मोटा और रिचर्ड आर्नल्ड जब पहले आए थे तो हम लोगों को लगा था कि चलो एड वुडवर्ड तो चला, थोड़ा तो थोड़ा तो अच्छा हुआ, लेकिन क्या अच्छा हुआ, ये लोग भी उतना ही इनकॉम्पिटेंट है। ये लोग जब प्लेयर खरीदते हैं तो उनको ह्यूज सैलरी दे के लेके चले आते हैं, और उससे क्या होता है, जैसे देखिए सैंचो का है, हैरी मैगुएर का है, सब लोगों का ही ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा सैलरी मिल जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, तो ये लोग हाँ बोल देते हैं और ये लोग आ भी जाते हैं। ये लोग तो बैच के लिए नहीं खेलते, ये लोग खेलते हैं सैलरी के लिए। और उसके बाद ये प्लेयर को जब हम लोग ले ऑफ करना चाहते हैं तो ये प्लेयर को हम ले ऑफ भी नहीं कर पाते, और इसके लिए हम लोगों को अच्छा पैसा भी नहीं मिलता। तो जैसे कि न्यूज आ रहा है कि हैरी मैग्वायर अभी रुकना चाहता है क्लब में। अरे ये कैसा है भाई, वो अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा है। तो हैरी मैग्वायर क्या है, वो चाह रहा है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बेंच पे बैठे बैठे मुझको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है तो हर्ज क्या है। अगर कोई दूसरे क्लब में जाएंगे तो वहां पे तो ऐसा नहीं मिलेगा, और इसी वजह से उसको तो जो इंटरनेशनल फुटबॉल है उसमें भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि गैरेथ साउथगेट तो उसको हर मैच में लेता है, तो उसके पास खोने के लिए है ही क्या, कुछ भी तो नहीं। तो वो अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता है। ये जो इश्यूज है ये इश्यूज आता रहेगा। अभी अगर सैंचो को भी मान लीजिए कि ये साल सैंचो नहीं चला तो हम लोग सैंचो को भी बेचने के टाइम पे ये सेम ही डिफिकल्टीज फेस करेंगे। उसी दौरान आप क्या कर देते हो, आप मार्कस रैशफोर्ड को 375K का आप सैलरी ऑफर कर देते हो। मैं समझता हूं कि इसमें एक दूसरा पहलू भी है, लेकिन पहले ये वाला बात कर लेते हैं कि इतना ज्यादा सैलरी क्यों। केविन डी ब्रुयना जो इतना साल से लगातार कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहा है, वो अभी 375K अर्न कर रहा है, और मार्कस रैशफोर्ड क्या किया, मतलब एक साल में अच्छा खेलता है, दूसरे साल में वैसे ही पुराना चीज हो जाता है। तो फिर भी उसको हम लोग ऑफर कर दिए 375, जो कि मेरे ख्याल से लगता है बहुत ज्यादा है। अब ये केस में दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू ये है कि मार्कस राशफोर्ड के पास हो ही सकता है कि कोई दूसरा ऑफर आए, या वो क्लब को बोले कि अगर देखो आप लोग इतना सैलरी नहीं दे रहा तो मैं चले जाना। तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन फिर भी 375K इज वे 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 टू मच। हम सारे फैंस लोग वेट कर रहे हैं कि कब न्यूज आ जाए एक नए साइनिंग का, कब न्यूज आ जाए टेक ओवर का, कब न्यूज आ जाए कि हम लोग हैरी मैग्वायर को सेल कर दिए। लेकिन क्या न्यूज आ रहा है,
कि हम लोग जिदान इकबाल को 1 मिलियन में सेल कर रहे हैं। ये न्यूज़ जो है ये ट्रेंडिंग है। क्या न्यूज़ आ रहा है कि हम लोग मार्कस राशफोर्ड को नया सैलरी ऑफर कर रहे हैं, वो भी 375K का। जो जो न्यूज़ हम लोग देखना डिजर्व करते वो नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग न्यूज़ में आ रहा है ये सब चीज़। अब आप लोग खुद ही देखो ना कि ये जो चीज़ है ये चीज़ नहीं बदलेगा। ये चीज़ नहीं बदलेगा जब तक कोई नया ओनर नहीं आता। आप खुद ही देख सकते हैं ना कि बायर्न में चला गया किम मिन जे, और अभी हॉयलैंड का भी लिंक आ रहा है बायर्न में। काइसेडो जा रहा है चेल्सी में, जूलियन टिम्बर वो जा रहा है आर्सेनल में, राइस जा रहा है आर्सेनल में, काई हावर्ट्स जा रहा है आर्सेनल में। ठीक है, और क्या है, गोंजालो रामोस के साथ पीएसजी का भी लिंक आना चालू हो गया। तो सारे जो क्लब्स हैं वो सारा क्लब्स अपने आप को स्ट्रेंथन करने में लगे हुए हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रहा है इस टाइम पे? मैनचेस्टर यूनाइटेड जिदान इकबाल को 1 मिलियन पाउंड में बेच रहा है। ये रह गया, ये हो गया है हम लोग का औकात। इसलिए हम लोग मतलब इसलिए हम लोग पिछले 10 साल से कुछ नहीं जीते, आगे की 10 साल भी कुछ मेजर ट्रॉफी जीतेंगे नहीं जीतेंगे मालूम नहीं। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो एक चीज आप पकड़ के चलो कि एरिक टेन हैग नहीं रहेगा इस क्लब में। क्योंकि उसके साथ भी अगर आप लोग ये सेम चीज करते रहो जो पिछले सारे मैनेजर्स के साथ आप लोग किए हो, तो फिर एरिक टेन हैग इज अ नो नॉनसेंस मैनेजर, ये सबको पता है। तो एरिक टेन हैग नहीं रुकेगा। अभी एक दूसरा चीज को लेकर बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ अ बैड ट्रांसफर विंडो। वो क्या है कि आप देखें कि लास्ट ईयर में लिवरपूल टॉप 4 में फिनिश करते करते रह गए। ठीक है, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव सीजन्स जर्गन क्लॉप खराब फुटबॉल खिलाए, ऐसा हुआ नहीं। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि लिवरपूल अच्छा करेगा। मैनचेस्टर सिटी वैसे ही अच्छा कर रहा है, वो इस साल भी अच्छा ही करेगा, मतलब बहुत अच्छा ही करेगा। आर्सेनल भी इतने सारा प्लेयर खरीद रहा है, तो आर्सेनल को भी मतलब आर्सेनल भी अच्छा करेगा। आर्सेनल लास्ट सीजन में बहुत अच्छा किया भी है, तो लगता है इस सीजन में भी वो लोग अच्छा करेगा। न्यूकैसल भी है आपका, ये भी अच्छा करेंगे इस सीजन। चेल्सी के साथ इतना खराब हो चुका है कि इससे ज्यादा खराब तो नहीं होगा, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इस साल अगर हम लोग का ट्रांसफर विंडो ऐसे ही बर्बाद होता रहा, हम लोग लास्ट में ऐसे ही फंबल करते रहे जैसे हर ट्रांसफर विंडो में हम लोग करते हैं, तो हम लोग का टॉप 4 में आना इस साल बहुत मुश्किल हो जाएगा। टॉप 4 आप छोड़ दीजिए, टॉप 6 में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एरिक टेन हैग जैसा है वो हर कंपटीशन, जो जो कंपटीशन खेलता है उसमें वो मतलब कॉम्पिटिटिवनेस वो दिखाएगा, वो जीतना चाहेगा हर कंपटीशन, उसके पास जैसा भी टीम हो वैसा। और एरिक टेन हैग का क्या है कि वो फर्स्ट 11 के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करता, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि हम लोगों का कोई क्रूशियल प्लेयर वो इंजर्ड हो जाए। ऐसा हो ही सकता है ना, जैसे हम लोग लास्ट सीजन में देखे अचानक से वारान और लिसांड्रो मार्टिनेज एक साथ चला गया, तो हम लोग का हालत पूरा खराब हो गया। आप मान लीजिए अगर कैसेमीरो का कुछ इंजरी हो गया, अगर कैसेमीरो फिर से लास्ट ईयर की तरह सस्पेंड हो गया, तो हम लोग का कौन सा रिप्लेसमेंट है? कोई भी तो नहीं। तो हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डीप हो जाता है। अगर फर्स्ट 11 में से कोई भी नहीं खेलता है तो हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत डीप हो जाता है। तो यही चीज वापस से दोहराएंगे हम लोग इस साल, और इस साल हम लोग कूटने वाले हैं। अगर लिवरपूल चेल्सी अपने औकात में आ गया और मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल जैसा खेल रहा है वैसा खेलने लगे, न्यूकासल भी अच्छा खेलने लगे, इसके साथ साथ आपका डोंट फॉरगेट ब्राइटन है, आपका ब्रेंटफोर्ड है, आपका एस्टन विला है, तो ये सारा क्लब्स है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के तो कुटाई होगा। ये तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही अगर चलता है, और ये चीज देखते देखते हम फैंस लोग, जितने भी फैंस लोग हैं वो वापस से डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम लोग का दिन वैसे ही खराब जा रहा है, वैसे भी खराब जाएगा। ये हम लोग डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते, लेकिन क्या करें, ग्लेजर जब तक है तब तक ये चलता रहेगा। आप मैनचेस्टर सिटी को देखिए, अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत प्लेयर का नाम मिलेगा जिनका नाम ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो लोगों को मैनचेस्टर सिटी अच्छा खासा पैसा में बेच रहा है। कैसे? मतलब वो लोग कैसे कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते? हम लोग जितने भी चीज को लेके हम लोग बहुत प्राउड थे और हम लोग ब्रैग करते थे अपने राइवल्स के सामने, वो हर चीज अभी मैनचेस्टर सिटी के पास है।
और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पीछे चले जाने जाएंगे, अगले 10 साल और पीछे चले जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा। एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इससे खराब चीज़ नहीं हो सकता। और ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ रहा है हर दिन। हर दिन हम लोग को ह्यूमिलेटेड होना पड़ता है, हर दिन हम लोग के ऊपर पूरी दुनिया हंसती है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे एकेडमी प्लेयर को हम लोग 1 मिलियन में बेचते थे, और हम लोग जब कोई प्लेयर लाते हैं तो उनको इतना इतना सैलरी देते हैं। ये जो मेसन माउंट का केस है, आपको क्या लगता है मेसन माउंट क्यों आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे? मेसन माउंट का जो कप जीतना था वो जीत लिया, वो यूसीएल जीत लिया, प्रीमियर लीग जीत लिया, एफए कप जीत लिया चेल्सी में। तो अभी उसको मतलब क्या, उसको तो अभी अपने आप को उतना प्रूव करने का भी कुछ जगह नहीं है ना। तो उसको एक चीज मालूम है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सैलरी मुझे अच्छी मिलेगी जो मुझे चेल्सी में अभी नहीं मिली। वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। तो यू नेवर नो, मेसन माउंट यहाँ पे आके एक अनदर सैंचो हो ही सकता है। अब पिछले साल एंटोनी को जब खरीदा तो आप देखिए उसको अब कितना सैलरी दिया। मतलब आप अगर देखो, मैनचेस्टर सिटी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन लोगों का भी इतना सैलरी नहीं है। हम लोग के क्लब में अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर का जितना सैलरी है, मतलब अंडर क्या, 7 पर बिलो पर परफॉर्मेंस दे रहा है जो जो प्लेयर्स, उसका भी सैलरी इतना इतना ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेच भी नहीं पाते प्लेयर। मालूम नहीं, ये हम लोग का ये नेवर एंडिंग जो फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग का जो ये दुख है, ये कब खत्म होगा? कब एक पॉजिटिव न्यूज आएगा कि फाइनली ग्लेजर्स हैव लेफ्ट द क्लब? मालूम नहीं। और मैं एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा बाकी क्लब्स को लेके और उन लोगों का जो ट्रांसफर चल रहा है वो लेके, और सऊदी अरबिया जो कर रहा है अभी उसको लेके। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। चलिए, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड।